होता है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे ऑफ लाइट है तो वो टकराने के बाद, मिरर से टकराने के बाद में प्रिंसिपल फोकस है, ये फोकस से गुजर जाती है। उसके बाद में है एंड अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस इन द केस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। तो ये रूल है, रूल्स फॉर ड्राइंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स। by spherical mirrors. तो पहला रूल ये है कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या हो गया इसका पोल हो गया। अब देखिएगा कि यहाँ पर एक रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो ये टकराने के बाद में फोकस से गुजर जाती है। पहला रूल तो ये हो गया कॉन्केव मिरर का केस, ठीक है। फिर अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर में इस तरह से हम जो भी देंगे, हम ऑब्जेक्ट से आने वाली रे ऑफ लाइट जो भी आ रही है उसको हम हमेशा लेफ्ट से ही लेकर आएंगे। एक रे ऑफ लाइट ये होगी, ये होल हो गया। तो एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसे आ रही है, यहाँ पर हमने फोकस मान लिया। तो ये क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर एक डाइवर्जिंग मिरर होता है। ये क्या है कि ये पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही है, इसको एक जगह सिकोड़ता है, इकट्ठा करता है एक जगह, तो इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। और ये जो है ये लाइट रेस को फैला देता है, तो उसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। तो ये इसको डाइवर्ज कर देगा इस तरह से, ऐसे डाइवर्ज कर देगा रे ऑफ लाइट को। और इस रे ऑफ लाइट को अगर मैं पीछे ऐसे एक्सटेंड करूँ तो ये फोकस तक जा रही है। मतलब ऐसा लगेगा, इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस, ऐसा लगेगा जैसे फोकस से आ रही हो, ठीक है। आती नहीं है, बस यहाँ से डाइवर्ट हो जाती है। पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे फोकस से आ रही है। उसके बाद सेकंड देखिएगा, a ray passing through the principal focus in the case of a concave mirror and directed towards the principal focus in the case of a convex mirror will after reflection become parallel to the principal axis। तो जो सेकंड रूल है वो जस्ट इसका उल्टा है। हम लोग देखिएगा, ये हमारा कॉन्केव मिरर हमने बना दिया इस तरह से। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई और ये हो गया फोकस। अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से गुजरती है ऐसे, अगर कोई रे ऑफ लाइट इस तरह से फोकस से गुजरती है तो वो मिरर को टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, है ना। ठीक इसका उल्टा कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो मिरर से टकराकर वो फोकस से गुजरेगी। ठीक उल्टा, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से गुजरती है तो मिरर से टकराकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। अब इसी तरीके से ये तो हमारा कॉन्केव मिरर का केस था, कॉन्वेक्स मिरर का केस देखेंगे इसी तरह से। कॉन्वेक्स मिरर का केस देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये आपने बोल बना लिया और अब इसका फोकस ऐसे है। तो अगर हम फोकस की तरफ डायरेक्ट कर दें किसी रे ऑफ लाइट को ऐसे, फोकस तक तो पहुंच नहीं पाएगी क्योंकि पीछे का पोर्शन पॉलिश कर रखा है। तो फोकस की तरफ अगर हमने डायरेक्ट कर दिया इसको तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के टकराने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद अगला देखिएगा थर्ड, a ray passing through the center of curvature in the case of a concave mirror and directed towards the center of curvature in the case of a convex mirror falls normally, that is angle I is equal to angle R is equal to 0 degree and is reflected back along the same path। तो वो नॉर्मली फॉल करती है,
मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों वहाँ पर 0 हो जाते हैं, हम जानते भी। देखिए ठीक है जी, ये एक हमने प्रिंसिपल एक्सिस बना ली और अब इधर हमने बनाया ये फोकस और इधर हमने बना दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर आप सब जानते ही हैं, जिस बड़े स्फीयर में से काट कर इस मिरर को हमने निकाला है उसके सेंटर को, उस स्फीयर के सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल देते हैं। ठीक है, तो अब जरा देखिएगा कि यहाँ पर ये है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरती है ऐसे, अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरती है इस तरह से, तो जैसे वो जिस रास्ते आई है ना उसी रास्ते वापस लौट जाएगी। ठीक है, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे ऑफ लाइट जा रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर तक का डिस्टेंस जो है वो क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसको स्फीयर को कंप्लीट करा तो रेडियस, अगर इसी पॉइंट पर मैं टेंजेंट ड्रॉप कर दूँ तो जो वो लाइन है वो इस पर नॉर्मली फॉल करेगी, मिरर पर नॉर्मली फॉल करेगी, क्योंकि टेंजेंट पर रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो जब 90 डिग्री का एंगल बन गया इन दोनों के बीच में, तो हम ये कहेंगे हमारा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 0 हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि 90 डिग्री पर फॉल होने वाली लाइन को ही तो हम नॉर्मल बोलते हैं, और हमारी इंसिडेंट रे भी नॉर्मल के अलॉन्ग ही है, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे एक दूसरे पर ओवरलैप कर रही है, यानी कि दोनों के बीच में एंगल नहीं बन रहा है कुछ भी। और जब एंगल नहीं बनेगा तो इसका मतलब क्या है? दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों के दोनों 0 डिग्री हो गए। ठीक है, तो अब जब दोनों 0 डिग्री हो गए तो जिस रास्ते लाइट आई है उसी रास्ते लौट जाएगी। क्लियर है? ठीक है, अब इसी तरीके से कॉन्वेक्स का भी देखते हैं। रे ऑफ लाइट जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्टेड है, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक तो पहुंचेगी नहीं, जो डायरेक्टेड है वो क्या करेगी? वो उसी रास्ते वो भी वापस लौटेगी। अगेन वही नॉर्मल वाला ही केस है। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद आगे चलते हैं। आप आ जाइए पेज नंबर, इसी बार पेज नंबर 6 पर। फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाई कॉन्केव मिरर्स, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाई कॉन्केव मिरर्स। तो देखिएगा कैसे करेंगे। Formation of images by concave mirrors। तो कॉन्केव मिरर में इमेजेस किस तरीके से बनेंगी? तो पहला जो पॉइंट है वो है ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस। अगर पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो इमेज किस तरह से बनती है? Object between pole and focus, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये पोल हो गया, फोकस हो गया, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसमें ये ध्यान रखना है हमको कि 6 अलग अलग केसेस हम देखेंगे। पहला केस क्या देखना है? जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा। दूसरा केस जब ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखा। तीसरा केस जब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा। चौथा केस जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया ऑब्जेक्ट को। पांचवा केस बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और छठा केस एट इन्फिनिटी, जब हमने ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे इन्फिनिटी पर रख दिया। ठीक है, तो इसके बाद हम ना ये देखेंगे कि जैसे हमने ऑब्जेक्ट की तो पोजीशनिंग देख ली कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ कहाँ पर रख रहे हैं।
वो देखने के बाद फिर हमें ये देखना है कि हमारी जो इमेज है वो इमेज किस किस तरीके की बन रही है, मतलब इमेज की हमको प्रॉपर्टीज़ वो याद रखनी है। तो इमेज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके लिए तीन चीज़ याद रखिएगा, PNS। ये हो गया पोजीशन, ये हो गया नेचर, और ये हो गया साइज। पोजीशन, नेचर और साइज, ये याद रखिएगा। अब इसमें क्या करेंगे कि जैसे सबसे पहला है हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया। ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए हम हमेशा एक ऐसा स्ट्रेट एरो बना देते हैं, ठीक है। तो ये वही चीज़ है, वैसे मैथ का ही डिवीजन है। ये वाले जो केसेस हैं आप टेंथ में कर चुके हैं। तो अब आप ये देखिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया। हमने ऑब्जेक्ट के हेड को ए बोल दिया, टेल को बी बोल दिया। फिर हम ये कहते हैं यहाँ से कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट में से कितनी लाइट रेज निकल रही है, हम ये कहेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रेज निकल रही है। लेकिन हम लेंगे क्या, हम एक काम करेंगे, हम उसमें से निकलने वाली कोई दो लाइट रेज ले लेंगे। तो एक लाइट रे लगभग सभी केस में हमको क्या लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली। और एक लाइट रे मैंने ले ली कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसे लाइट रे जा रही है। जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये मिरर से टकराकर कहाँ जाएगी, फोकस से ऊपर गुजरेगी। ये फोकस से ऊपर गुजरेगी। दूसरी रे ऑफ लाइट हमको किस तरीके से एडजस्ट करनी है कि कुछ ऐसे करने हैं कि इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ अलाइन कर दें। उस रे ऑफ लाइट को कुछ ऐसे स्ट्राइक करवाएं कि वो स्ट्राइक करके सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होकर गुजरे। उससे क्या फायदा होगा, तो ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास ए बी, तो मैं इसका हेड की बात कर रहा हूँ, और जो लाइट रेज है वो तो इसकी पूरे के पूरा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के पूरे पार्ट में से, सारे पार्ट्स में से निकलेगी ना लाइट रेज। तो हमने कहा कि चलो हेड को कंसिडर करते हैं इसको। तो हेड को कंसिडर करा तो मैंने कहा लाइट रेज कितनी निकलेंगी, इनफाइनाइट निकलेंगी। लेकिन हमने बस एक लाइट रे, सिर्फ दो लाइट रे कंसिडर करनी है। एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दूसरी वाली लाइट रे ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, इधर को भी जा सकती है। तो मैंने जानबूझकर क्या लिया कि उस लाइट रे को कंसिडर कर लिया जो रिफ्लेक्ट बैक होकर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, अगर बनाने के लिए आ जाता है तो आप स्केल लगाकर, स्केल जो है वो ए को टच करता हुआ ऊपर सी को टच करता हुआ और बना देना। बाकी ये कर्व लेंथ, ये जो कर्व पार्ट बनाएंगे तो ये जो है इसके लिए क्या करिएगा कि ये बनाने के बाद में फिर पूरा स्फीयर तो बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से यहाँ तक कि कोई एक लेंथ ले लेना, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, 3 या 4 यहाँ पर ले लिया तो 3 या 4 ही यहाँ पर लेना, डिस्टेंस बराबर रखना, तो गलती नहीं होगी। जो रेड डायग्राम है बिल्कुल सही बनेगा। तो ये देखिएगा कि ऐसे टकराई और टकरा कर उसी रास्ते वापस लौट गई। अब अगर इन दोनों लाइट रेज को देखें तो ये दोनों लाइट रेज यहाँ पर तो काफ़ी नैरो है, क्लोज है, और यहाँ पर धीरे 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 वाइड होती जा रही है। इसका मतलब ये मिलेंगी नहीं। तो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज ये जो टकराकर आ रही है ना, जो एरो बनाया है हमने, जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है वो जहाँ पर मिलती है वहाँ पर इमेज बनती है। तो इधर तो मिलने नहीं है, तो इनको इधर एक्सटेंड कर दिया थोड़ा पीछे। ये कहा कि भाई ये ना पीछे अगर एक्सटेंड करें तो पीछे मिल जाएगी। तो इसलिए डॉटेड लाइन बनाएंगे, इसको लिखेंगे बी डैश और बी डैश। तो सबसे पहले पोजीशन, पोजीशन क्या है, इमेज की बिहाइंड द मिरर, ठीक है। तो पोजीशन हो गई बिहाइंड द मिरर। उसके बाद उसका नेचर, तो हमेशा याद रखना कि अगर कोई भी इमेज सीधी बन रही है तो वो सीधी को क्या बोलेंगे, इरेक्ट बोलेंगे, और वो हमेशा नकली होगी, वर्चुअल होगी, है ना। वर्चुअल का मतलब नकली होता है, तो इसको बोलेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज जो दिखाई दे रहा है कि ये छोटा और ये बड़ा है, इसको बोलेंगे एनलार्ज, ठीक है। सेकंड देखते हैं, सेकंड है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट एफ। ऑब्जेक्ट को अगर फोकस पर रख दिया जाए तो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट एफ। अब देखिएगा याद करिएगा, अपने 10th क्लास में भी ये करा था ना, तो याद करिएगा कि उसमें ये कॉन्केव मिरर था, इसके तो 6 केसेस थे, कॉन्वेक्स के 2 ही केसेस, ठीक है ना। तो कॉन्वेक्स के लिए इतना सारा कुछ नहीं करना पड़ेगा, फोकस है
और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, फोकस पर ही रख दिया, ए बी। तो फिर वही है कि हम तो ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट रेज ऑफ लाइट निकाल सकते हैं, लेकिन एक ही लाइट, दो लाइट रे निकालेंगे। तो एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो मिरर से टकराकर फोकस से गुजर जाएगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा फिर इसको आगे उसी तरीके से अरेंज करेंगे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरने वाली लाइट है वो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो गुजरती है लाइट रे, वो जिस रास्ते आती है उसी रास्ते वापस लौट जाती है। तो ये दोनों लाइट रेस को अगर मैं पीछे खींचता जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों की दोनों पैरेलल होगी। तो इसको इधर एक्सटेंड करो या पीछे एक्सटेंड करो, कहीं पर भी आप एक्सटेंड करिए, पैरेलल लाइट रेस कभी मिलती तो है नहीं, है ना। तो जब नहीं मिलती है तो हम ये कहेंगे कि पैरेलल लाइट रेस कहाँ मिलेंगी, ये मान लिया गया कि पैरेलल लाइट रेस इन्फिनिटी पर मिलेंगी। तो इमेज कहाँ पर बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी। तो इमेज की जो इमेज फॉर्म जो है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है, इसका जो पोजीशन है वो क्या होगा, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी पोजीशन। फिर उसके बाद नेचर, नेचर क्या होगा, इंफिनिटी का मतलब अब जब ना इधर मिलेगी ना उधर मिलेगी, कहीं भी मिलेगी नहीं, तो पीछे एक्सटेंड करने का फायदा क्या है। तो हम ये कहेंगे कि भाई फिर इसको इधर ही रखो। अगर उधर मिलती हुई दिखाई दे रही हो कि यहाँ नैरो है, पीछे एक्सटेंड करेंगे तो मिल जाएगी, तभी तो एक्सटेंड करेंगे। हमने कहा कि ठीक है, तो हमारी इमेज इधर ही बनेगी। तो इधर बनने का मतलब क्या है कि उसका नेचर जो है वो होगा रियल एंड इन्वर्टेड। मिरर के सेम साइड पर जहाँ पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर अगर इमेज बन रही है तो वो हमेशा रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है, इन्वर्टेड बनती है। उसके बाद साइज जो है, साइज के लिए बस इतना नोट कर लीजिए, हाईली एनलार्ज्ड, ठीक है। इसको बताऊंगा अभी कि ऐसा क्यों, इसको बस अभी नोट करके रखिए, 6 के 6 केस हो जाएंगे तब ये बताऊंगा कि हाईली एनलार्ज क्यों होती है। हाँ जी, ये पैरेलल जो दोनों साइड है ना, हाँ है ना, तो फिर अगर हम ये चाहे तो ये तो वर्चुअली होना चाहिए। हाँ वही तो बता रहा हूँ कि वर्चुअल को हम तभी देखेंगे, वर्चुअल भी कहाँ तक दिखाई देगी भाई, वर्चुअली आप बहुत ज़्यादा दूर तक तो नहीं देख पाएंगे। तो हम ये कहेंगे कि जब यहाँ पर एक्सटेंड करने का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि इधर भी पैरेलल है उधर भी पैरेलल होगी, तो उधर भी वो इन्फिनिटी पर ही जाएगी और इधर भी इन्फिनिटी पर जाएगी। और होता क्या है, फोकस वाले केस में क्या होता है, खास तौर पर ये वर्चुअल वाले को छोड़ क्यों देते हैं, है ना। बात तो तुम्हारी सही है कि नहीं, मैं तो उधर एक्सटेंड करूँगा, मैं उधर देखूँगा। फोकस में जब भी ऑब्जेक्ट को रख देते हैं ना कॉन्केव मिरर के केस में, तो जो मिरर है, मिरर धुंधला पड़ जाता है। मतलब जो आप देखते हैं ना मिरर को, जो देखते हैं तो आपको कुछ ढंग से नज़र नहीं आता, ब्लर्ड सा हो जाता है मिरर, और उसको थोड़ा आगे पीछे करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। कभी आप नोटिस करें, जो कैमरा होता है, प्रोफेशनल कैमरा की बात कर रहा हूँ, तो प्रोफेशनल कैमरा के फोकस को एडजस्ट करके देखें तो एक पॉइंट ऐसा आता है, एक पॉइंट पर तो बहुत एकदम शार्प क्लियर इमेज आ जाएगी, ठीक है। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो आपको ब्लर्ड सी दिखाई देने लगी, फिर आपको यार ये क्या गड़बड़ हो गया, उसको फिर से सेट करो। तो वो जो ब्लर्ड सी हो जाती है उसका मतलब क्या है कि वो फोकस पर आ गया बिल्कुल सही। वो फोकस पर अगर ऑब्जेक्ट, अब हम क्या कह रहे हैं, हम जो उसको एडजस्टमेंट करते हैं वो क्या है कि ऐसा थोड़ी है कि कहीं शादी हो रही है और वो प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, बार बार दूल्हे के पास जाए फिर वापस आएगा, ऐसा तो है नहीं ना। तो वो क्या करता है कि वो फोकस एडजस्ट करके वो उनको आगे पीछे वो इस तरीके से करता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ है कि भाई उसको जो दूल्हा है वो दूल्हा फोकस पर आ गया, दूल्हा दिख ही नहीं रहा है ना, धुंधला हो गया, ठीक है, दिख ही नहीं रहा क्योंकि फोकस पर आ गया ना, है ना। तो इस वजह से ये कह देते हैं कि भाई ये तो इमेज जो है वो ठीक बन नहीं रही, ठीक है। तो इसलिए वो वाला केस नहीं लिया जाता, ये वाला केस ले लेते हैं। आगे चलते हैं सर। बट जब आपने कहा कि दूल्हा अगर फोकस पे आ जाए तो दिखेगा, अरे ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ तो मैंने एग्जांपल दिया था, अच्छा, तो ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे आ जाए तो दिखेगा नहीं, कैमरा के केस में। बट सर एक ही तो केस होता है जब हम देख पाते हैं ऑब्जेक्ट को कैमरा में। तो सर आपकी बात से ऐसा फील हो रहा है कि एक केस होगा जहाँ पे नहीं दिखेगा, बाकी सब केस में दिखेगा। वो फोकस, बट सर कैमरा में रियल में होता है कि एक फोकस पे दिखता है, बाकी फोकस इस पे नहीं दिखता। हाँ मैं बताता हूँ आपको, ऐसा है कि जैसे मान लीजिए किसी जगह पर बहुत शार्प इमेज आ रही है, किसी जगह पर बहुत शार्प इमेज आ रही है, उसको आपने थोड़ा सा ऐसे करा तो भी धुंधला हो गया, थोड़ा ऐसे करा तो भी धुंधला हो गया।
तो है क्या कि कैमरा में ना 2 तरीके के लेंस लगे रहते हैं, है ना, 2 लेंस लगे रहते हैं। एक तो आई पीस कहते हैं उसको, एक तो आई पीस होता है, और एक जो आगे वाला लेंस है जैसे यही है, तो इसमें जो ये पीछे वाला लेंस है दिस इज कॉल्ड आई पीस, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी आई सेट करेंगे, और जो ये वाला लेंस है दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। 2 लेंस होते हैं, तो इसमें अलग चीज़ है, कहानी है। मैं सिर्फ एक लेंस की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक लेंस की। अगर मैं इस लेंस को सेट कर दूँ, तो अगर हम एक लेंस की बात करेंगे ना, तो एक लेंस एक ही जगह पर धुंधलापन दिखाएगा, और वो वाला केस होगा जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पर आ गया। अब जब ऑब्जेक्ट फोकस पर आ गया तो इमेज जो है वो इन्फिनिटी पर बनेगी। तो जब इमेज इन्फिनिटी पर बन गई तो आप कहाँ तक देख पाएंगे उस चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल हम ये बात करते हैं, नहीं समझे मेरी बात, चलिए सुनिए मैं बताता हूँ। देखो ऐसा होता है कि जैसे मान लो कोई भी चीज़ है, हमने एक चीज़ हम ये जानते हैं कि जो हमारा जो ह्यूमन आई है, ह्यूमन आई जो है जो हमारी आँख है वो भी कॉन्वेक्स लेंस ही है। तो इमेज जो है वो हमारे रेटिना पर बनती है। अब दिक्कत ये है कि हमसे ये कह दिया जाता है कि भाई जो नॉर्मल ह्यूमन आई है जिसको 6/6 विजन बोलते हैं, तो वो नॉर्मल ह्यूमन आई जो है वो इन्फिनिटी तक का देख सकती है, इन्फिनिटी तक का देख सकती है, और नियर पॉइंट अगर उसका देखा जाए तो वो 25 सेंटीमीटर है, कि 25 सेंटीमीटर का देख सकते हो आप। लेकिन कोई जिद करने लगे मैं ज़बरदस्ती मैं देखूँगा तो वो नज़दीक ले आएगा, उसको देखने लगेगा। लेकिन है क्या कि उसको नॉर्मल विजन इस वजह से बोलते हैं कि नॉर्मली उतना आप देख पाएंगे, देख लोगे उसको भी पर में दर्द होने लगेगा, थोड़ी देर में कहोगे हटाओ यार मेरा पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, ये चीज़ है। अब मैंने कुछ लिख दिया, बड़ा लिख दिया, ट्रक के पीछे लिखा हुआ बुरी नज़र वाले तेरा मुँह, बहुत बड़ा लिखा हुआ। अब हम धीमे धीमे चल रहे हैं और देखते जा रहे हैं उसको, ट्रक गया बहुत दूर तक चला गया। अब ट्रक तो दिखाई दे रहा है छोटा सा, लेकिन वो बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला वो नहीं दिखाई दे रहा। बिगड़ गया भाई, मेरी तो आई साइड बिगड़ गई, मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ उसको। मेरा तो पढ़ा था नॉर्मल आई साइड जो है वो इन्फिनिटी तक का देख पाते हैं, हम देख पाते हैं उसको, हम देख पाते हैं। लेकिन है क्या कि जो पढ़ना है वो अलग चीज़ है। वो पढ़ना क्या है, वो ऑब्जेक्ट है, उसको आपको पढ़ना है, जो लिखा हुआ है उसको आपको पढ़ना है, वो छोटा होता चला जा रहा है। तो एक केस ये भी है कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये धुंधलापन दिखाई दे रहा है, तो उस धुंधलेपन का मतलब ये है कि वो इतनी दूर बन रही है इमेज, लेकिन इतनी छोटी हो गई कि दिखाई नहीं देगी। नहीं समझे कि जैसे मान लीजिए हमने कहा जैसे दूर की इमेज हम देख नहीं पाते क्योंकि शायद हमारे रेटिना जो है, अरे नहीं मैं बता रहा हूँ, जो है मतलब एक तरीके अरे छोड़ो वो चीज़ नहीं है। हम हमेशा एक चीज़ देखेंगे, जैसे ये वाला केस है, इस वाले केस में अभी आप देखना, पहला केस तो एक्सेप्शनल केस है, तो उसमें वर्चुअली डायरेक्ट बनेगी इमेज। अब दूसरा, तीसरा, चौथा, हम जो 6 के 6 केसेस देखेंगे उसमें आप ये देखोगे कि मैं ऑब्जेक्ट को दूर ले जाता जा रहा हूँ और जो इमेज जो है वो पास आती जा रही है। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्ट दूर जाता जा रहा है और इमेज पास आती जा रही है। दूसरी एक बहुत अच्छी चीज़ जो है वो ये देखने को मिलेगी कि ऑब्जेक्ट जो है, इमेज का जो साइज़ है, इमेज का साइज धीरे धीरे जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर जाता जा रहा है ना, तो इमेज का साइज धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। ठीक है, ये भी हम यहाँ पर देखेंगे। लास्ट वाला जो केस आएगा, जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर ले आएंगे तो इमेज का साइज जो है वो पॉइंट साइज हो जाएगा, छोटा सा दिखाई नहीं देगा, ऐसा होता है। तो कुल मिलाकर मैं ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि जो हम इन्फिनिटी वाली चीज़ को देख पाते हैं, सूरज इन्फिनिटी पर ही है, चाँद इन्फिनिटी पर ही है और हम देख पाते हैं उसको। ठीक है, वो क्यों देख पाते हैं? उनके साइज़ की वजह से देख पाते हैं कि उनका साइज़ इतना बड़ा है, उनका साइज़ इतना बड़ा है। वो भी आके देखिए कि आते आते ऐसा हो जाता है कि हम तो हाथ लगा देते हैं, सूरज को छुपा दिया मैंने। ठीक है, वैसा होता है, सूरज इतना सा दिखाई देता है तो सूरज को छुपा दिया। हाथ का व्यूइंग, हमारा हाथ का जो एंगल बन रहा है यहाँ से यहाँ तक वो ज़्यादा है, सूरज का कम है। अगेन साइज़ की ही बात है, वो पैरालैक्स पढ़ा होगा, पैरालैक्स वाला था कि वो एक कॉइन को लगा दिया एक बच्चे ने तो वो सूरज को देख नहीं पा रहा है। ठीक है, एंगल निकालो जरा आई पर बनने वाला एंगल, तो वो अलग चीज़ है। खैर, तो मैं इसमें इस चीज़ पर आ रहा था कि जो हम फोकस की बात कर रहे हैं, फोकस पर अगर किसी भी उस चीज़ को रख देते हैं ना, ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, तो वो इमेज को इन्फिनिटी पर ले जाता है। अब इमेज को ले गया वो इन्फिनिटी पर, तो इन्फिनिटी पर हम ये कहेंगे कि भाई कहाँ पर, मिरर के पीछे या मिरर के आगे। तो हम ये कहेंगे कि भाई अगर इन्फिनिटी पर ही जा रही है तो हम उसको ये कंसिडर कर लेते हैं कि वो इसी तरफ बन रही है, रियल एंड इन्फिनिटी। ठीक है, अच्छा, क्योंकि पीछे एक्सटेंड आप क्यों करेंगे, पीछे आप उसको क्यों एक्सटेंड करेंगे, क्यों देखेंगे? वो तभी तो देखेंगे जब वो दिखाई दे, जो दिखाई नहीं दे वहाँ पर। सिर्फ वैसे ही वर्चुअल इमेज की ऐसी डायरेक्शन होती है कि अगर हमारी आंखों में इमेज बनेगी वर्चुअल, तो हमें ऐसा फील होगा कि ऑब्जेक्ट मिरर के पीछे है, इमेज मिरर के पीछे। हाँ सर, इमेज में हमें ऑब्जेक्ट ही तो दिखता है वैसे। हाँ, ऑब्जेक्ट की इमेज दिखती है। हाँ सही है, वरना वो बहुत टाइम निकल जाएगा। कोई बात नहीं।
उसमें कुछ अलग होता है। मतलब सर? हॉरर फिल्म उसमें तो वही इमेज जो है वही ऑब्जेक्ट बन जाता है। अच्छा सर, प्लेन मिरर वही तो वर्चुअल इमेज बनती है ना? हाँ वर्चुअल इमेज तो ऐसे प्रतीत होता है कि वो ऐसा ही जो तस्वीर है वो दर्पण के बीच में किसी फिल्म में दिखाया था ना, मैं नाम भूल गया उसका, बड़ी बढ़िया फिल्म थी। फोटो खींचता है, फोटोग्राफर होता है, फोटो खींचता है, शादी में चला जाता है, फोटो वीडियो बनाने लगता है, तो उसको कैमरा में कुछ और दिखाई देने लगता है। तो फिर वो कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, फिर नेक्स्ट डे वही खबर जो है न्यूज़पेपर में आ जाती है। तो उसको 2, 4, 5 इंसिडेंट्स के बाद में लगता है कि मैं तो फ्यूचर देख रहा हूँ कैमरा के थ्रू। फिर वो कैमरा अपना छुपा कर रख लेता है, फिर उससे डरने लगता है कि नहीं मेरे को गलत चीज़ें दिखाई दे रही हैं इसमें, कैमरा यूज़ ही नहीं करता। फिर पता चलता है कि नहीं कुछ अच्छी चीज़ें भी तो देख सकता हूँ मैं इसमें, तो मैं बचा सकता हूँ ह्यूमैनिटी को। बनती है ना साइंटिफिक फिक्शन वाली फिल्में कि बस यही है, यही पूरी दुनिया को बचाएगा। चलिए जी, तो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट एफ, और जैसे नींद में उठते हैं, रात में नींद में हम उठे किसी भी वजह से, ठीक है, या टॉयलेट जाना है, वॉशरूम करना चले गए, तो रात में नींद में उठकर मुंह कौन धोता है भाई? नींद ही उठ जाएगी। हर हॉरर फिल्म में ये सीन होता है, कोई भी हॉरर फिल्म उठा लो, कि हर हॉरर फिल्म में ये सीन होता है कि वो हीरोइन जाएगी रात में मुंह धोने के लिए, मतलब रात में उठी, अब तो नींद में से उठ रही है भाई, तो मुंह क्यों धो रही है? नींद उड़ानी है तेरे को, ठीक है। तो उसने मुंह धो लिया, मुंह धोने के लिए वो वॉश बेसिन में ऐसे झुकती है ना, तो ऊपर उसकी इमेज बनी रह जाती है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज भाई, वो तो मूव करेगी ना ऑब्जेक्ट के साथ में, वो वहीं बनी रह जाएगी। फिर वो मुड़ जाएगी तो वो चुड़ैल का मुंह बन जाएगा उसमें। बस ये हर फिल्म में आप देख लेना। एक वो क्या है ना कि जो फोटोन्स उसमें से निकले होते हैं, वो फोटोन्स काफी धीरे हो जाती है, धीरे हो जाती है। तो क्या होता है कि और जब वो आते हैं रास्ते में से तब उनकी काफी बिगड़ जाती है हालत, तो इस वजह से वो चुड़ैल दिखाई देती है। चलिए जी, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी, फिर कोई आकर पीछे से हाथ रख देगा कंधे पर, पब्लिक डर जाती है, फिर देखते हैं पीछे मुड़ के कोई है ही नहीं। सिर्फ ऐसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिनके बारे में इंसानों को पता ही नहीं। देखिए हम लाइट का भी एक स्पेक्ट्रम ही देख पाते हैं भाई, रहने तो पता नहीं कहाँ चले जाएंगे हम। साउंड का भी एक स्पेक्ट्रम ही सुन पाते हैं। ये दूसरी दुनिया के बारे में नहीं जानना हमें। ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी, चलिए जी, अब ऑब्जेक्ट को हमने फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख दिया, तो इमेज जो है, तब इमेज का क्या होगा, ठीक है। तो ये कॉन्केव मिरर हो गया, ये भी तो एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यहाँ फोकस से होकर गुजर जाएगी। अब दूसरी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से अलाइन कराएंगे तो वो मिरर से ही बाहर निकलती हुई नजर आ रही है, तो अब फोकस से गुजरवा दो उसको, फोकस से गुजरी, मिरर से टकराने के बाद ऐसे ये यहाँ पर है, यहाँ पर मिल रही है ना, तो इसका मतलब होगा इमेज यहाँ पर बन रही है, बी डैश बी डैश, ठीक है। तो फिर वही पोजीशन, नेचर और साइज, तो इमेज फॉर्म्ड विल बी क्या होगा, सबसे पहले उसका पोजीशन, तो पोजीशन क्या है कि बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। उसके बाद उसका नेचर, जो सेम साइड पर बन रही है उसको क्या बोलेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। और उसके बाद ऑब्जेक्ट ये है और इमेज दिखाई दे रहा बड़ी है ना, तो मैग्नीफाइड।
को भी छोड़ते हैं कि हाईली एनलार्ज क्यों है, ठीक, ये मैग्नीफाइड है यानी कि बड़ी है उससे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट इतना सा इमेज बहुत बड़ी है, ऐसा नहीं है। तो चलिए अब फ्लोट कर, हाँ जी, एनलार्ज और मैग्नीफाइड में क्या डिफरेंस है? एक ही बात है, मैग्नीफाइड मतलब बड़ी इमेज, एनलार्ज मतलब बड़ी इमेज, एक ही बात है, सिनोनिम। चलिए जी अगला देखते हैं, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया ऑब्जेक्ट को, ठीक है। ऑब्जेक्ट को सी पर रख दिया, ये हो गया ए बी, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट वही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर से टकराकर फोकस से गुजरी, दूसरी रे ऑफ लाइट का फोकस से गुजरती है, ये मिरर से टकराकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा ए डैश बी डैश, ठीक है। वो स्केल नहीं है ना मेरे पास, तो थोड़ी सी बड़ी बन गई, पर इसका मतलब ये है कि जब भी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे तो इमेज का सेम साइज बनेगा, ठीक है। तो इमेज फॉर्म विल बी पोजीशन सबसे पहले एट सी, सी पर ही बनेगी। दूसरा नेचर क्या होगा, जो लेफ्ट साइड में इमेज बनेगी वो रियल और इन्वर्टेड ही होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, और उसके अलावा उसका साइज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जितना ही सेम साइज उसका, ठीक है। फिफ्थ देखते हैं कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड सी, बी। तो ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे रख दिया जाए, एक रे ऑफ लाइट वही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर से टकराकर फोकस से गुजरेगी, दूसरी रे ऑफ लाइट फोकस से गुजार दो, आपका मन करे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजार दो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही अब तो सामने लाइन कर। तो ये इससे टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर ए डैश और बी डैश। तो यहाँ पर फिर वही इमेज फॉर्म विल बी सबसे पहले उसकी पोजीशन बिटवीन सी एंड एफ, दूसरा उसका जो नेचर है, नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, और तीसरा डिमिनिश्ड। ऑब्जेक्ट से छोटा साइज अगर होता है ना इमेज का तो उसको डिमिनिश्ड बोलते हैं, डिमिनिश्ड, ठीक। अच्छा जी छठा देखते हैं, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी।
प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ये पता है मिरर वाला जो पोर्शन है ये लास्ट टू लास्ट ईयर हटा दिया था सिलेबस में से, ये इन्होंने लास्ट ईयर दोबारा से इंक्लूड करा, उससे पहले नहीं था, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हैं जिसमें मिरर और लेंस की दोनों की जरूरत पड़ती है, तो न्यूमेरिकल्स बहुत मतलब एक तरह से ख़त्म से ही हो गए थे, तो इन्होंने लास्ट ईयर फिर से इंक्लूड करा इसमें, तो मिरर हटा दिया था। ह्यूमन आई भी है इसमें 12th क्लास में ह्यूमन आई भी है, लेकिन उसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है तो इन्होंने हटाई दिया, वो नहीं है सिलेबस में। हमने ये कहा कि जब इमेज जो है, इमेज जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज जाएंगी वहाँ इमेज बनती है, जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज जाकर मिलेंगी। अब जब रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो पैरेलल जा रही है, जब पैरेलल जा रही है तो हम ये कहेंगे कि हमारी इमेज इन्फिनिटी पर है। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, तो हम ये कहेंगे इन्फिनिटी से तो रेज ऑफ लाइट फिर पैरेलल ही रहेंगी। जैसे अगर पैरेलल रेज ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट पैरेलल है तो इमेज इन्फिनिटी पर है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इंसिडेंट रे जो है वो पैरेलल होनी चाहिए। तो हमने क्या करा कि यहाँ पर फोकस है, एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई, ऑब्जेक्ट हम बनाकर दिखाएंगे क्योंकि इन्फिनिटी पर है, कहाँ दिखाएंगे उसको, यहाँ बस लिख देंगे ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ये लिख देंगे। तो ये रे ऑफ लाइट जो आई ये आकर कहाँ से गुजरेगी, फोकस से, ये रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो है ये भी कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। हमारा जो इमेज है वो यहाँ बन जाएगी। तो इस केस में क्या कहेंगे, इमेज फॉर्म विल बी फर्स्ट एट पोजीशन एट एफ, यानी कि फोकस पर मिल गई, ठीक है। उसका जो नेचर है क्योंकि इसी साइड पर है, तो नेचर क्या हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और तीसरा क्या है कि हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। तो इन्फिनिटी पर रखा हुआ जो ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट तक तो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। और वो जो है वहाँ से जो लाइट रेज आ रही है वो पैरेलल लाइट रेज आ रही है, तो फोकस पर एक डॉट बन गया छोटा सा। अब उस डॉट को हमने बोल दिया कि ये तो रियल एंड इन्वर्टेड है। ये कैसे बोलती है, वो तो दिखाई नहीं दे रहा, मुन्ना सा कैसे पता चला कि वो उल्टा है। और ऑब्जेक्ट कहाँ था भाई, कहाँ है ऑब्जेक्ट का हेड, कहाँ है ऑब्जेक्ट का टेल। तो ये चीज़ें जो है ना, जो इनके पूरे के रूल्स देखे गए, उन रूल्स में देखा गया कि क्या एक कॉमन पैटर्न मिल रहा है, उस पैटर्न के हिसाब से स्टडी कर लिया गया। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि ऑब्जेक्ट जो है बहुत दूर है, इन्फिनिटी पर है, तो हमने बोल दिया कि इमेज क्या बन रही है, हाईली डिमिनिश्ड बन रही है। फिर उसके बाद हमने ये कहा कि ऑब्जेक्ट को थोड़ा नज़दीक लेकर आओ, तो कहाँ लेकर आए, बियॉन्ड सी लेकर आ गए, तो इमेज थोड़ी और नज़दीक आ गई, और इमेज जो है लेकिन रही तब भी छोटी ही, ठीक है। यहाँ पर तो पॉइंट साइज थी, पर यहाँ पर दिख तो रही है एटलीस्ट, तो हाईली डिमिनिश्ड ना बोलकर उसको सिर्फ डिमिनिश्ड बोल दिया, यानी कि इमेज का साइज थोड़ा सा बड़ा। हाईली डिमिनिश्ड और डिमिनिश्ड में डिमिनिश्ड तो थोड़ी बड़ी होगी। फिर ऑब्जेक्ट को थोड़ा और नज़दीक लेकर आए, सी पर लेकर आए, तो ऑब्जेक्ट इमेज का साइज जो है वो ऑब्जेक्ट के बराबर हो गया, तो इसका मतलब थोड़ा और बड़ा। डिमिनिश्ड था पहले तो छोटी थी ना इमेज, अब ऑब्जेक्ट जितने साइज की आ गई, यहाँ पर क्या मैग्नीफाइड हो गई। तो हमने कहा भाई ये तो पैटर्न बना आ रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस का पैटर्न बना आ रहा है कि हाईली डिमिनिश्ड हुई, फिर बड़ी डिमिनिश्ड हुई, फिर सेम साइज की हो गई, फिर मैग्नीफाइड हो गई। तो अब जो अगला केस है वो तो हाईली मैग्नीफाइड ही बनेगा, ठीक है। तो वो हाईली मैग्नीफाइड हो गया, भाई बहुत बड़े साइज की इमेज बन गई, ठीक है। अच्छा, और इसी तरीके से ये देखा गया कि जब हम यहाँ पर एक सिमिलैरिटी ये देखेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो ऑब्जेक्ट अगर फोकस पर है तो इमेज इन्फिनिटी पर बन रही है, और अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज फोकस पर बन रही है। फोकस पर ऑब्जेक्ट तो इमेज इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट तो इमेज फोकस पर। ये बस ये पहला वाला केस जो है ये एक्सेप्शनल केस है, इसको याद कर लीजिएगा। तो 10th की चीज़ थी वैसे तो, पर अगेन भूल गए होंगे, इस वजह से दोबारा करा दें, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं, पेज नंबर 8 पर आ जाइए। पेज नंबर 8 पर है, अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में दो तरीके के ही केसेस होते हैं बस। अरे ऑनलाइन वालों को सभी समझ में आ रहा है, कुछ आवाज नहीं आ रही उधर से। हाँ,
ध्रुव, सृष्टि, दिव्यांशी? सब आ रहा है। Formation of images by convex mirror. By convex mirror. तो convex mirror ले लेंगे। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। तो पहला केस क्या है यहाँ पर? यहाँ दो ही केस हो जाना है। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। ये पोल हो गया। अच्छा, फोकस कहाँ होगा? इस तरफ। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा? इस तरफ। तो इधर मैं डिफरेंट केसेस ले ही नहीं सकता। यहाँ पर पोल के बाद जो पहला ब्रेकर आता है वो फोकस वाला, फिर दूसरा आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, तो वही पोल के बाद सीधा इंफिनिटी ही है। ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दो, ऐसे रख दिया, पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं पर भी रख दो। तो ये हो गया ए बी, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। पहली रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो डाइवर्ज हो जाएगी इस तरह से जैसे वो फोकस से आ रही है। दूसरी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्टेड दिखाएंगे ऐसी। तो ये जिस रास्ते में आएगी उसी रास्ते लौट जाएगी। तो ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे दोनों मिलकर आ रही है यहाँ पर। ये ए डैश और बी डैश ये बन गया, इमेज यहाँ पर बन गई। तो इमेज क्या बनेगी? पोजीशन क्या है इसकी? बिहाइंड द मिरर। दूसरा नेचर क्या है? क्योंकि इस तरफ बन रही है, सीधी बन रही है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और तीसरा क्या है? डिमिनिश्ड, छोटी बन रही है। मैं लिख नहीं रहा हूँ उसको, सेकंड लिख लीजिएगा। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। हमने यहाँ पर एक कॉन्वेक्स मिरर बना लिया। कॉन्वेक्स मिरर बना लिया यहाँ पर इस तरह से। और ये हो गया जी हमारा पोल। इसके बाद में ये ऐसे डाइवर्ट हो जाएगी रे ऑफ लाइट इस तरह से। पैरेलल रेज ऑफ लाइट क्यों ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी था। ये ऐसे डाइवर्ट होगी जैसे फोकस से आ रही है। ये डाइवर्ट होगी, इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे, ऐसे डाइवर्ट होगी जैसे फोकस से आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो इंफिनिटी पर है। इमेज फॉर्म तो सबसे पहले उसकी पोजीशन क्या है? एट एफ, है ना। दूसरा उसका नेचर है वर्चुअल एंड डायरेक्ट, क्योंकि इस तरफ बन रही है, मिरर के पीछे बन रही है। और तीसरा उसका साइज, तो साइज क्या है? हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट्स। इसकी दो केसेस। उसके बाद मिरर फार्मूला है, ये अगली क्लास में कराते हैं। मिरर फार्मूला का आप डेरिवेशन करेंगे आप, ठीक है। तो कॉनकेव के लिए अलग है, कॉन्वेक्स के लिए अलग है। साथ साथ करते रहना इसको रे ऑप्टिक्स वाले चैप्टर, क्योंकि चैप्टर काफ़ी बड़ा है। तो अभी तो खैर आसान ही लग रहा है,